हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज नवंबर 6 मंडे को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है गिविंग द अर्बन इंडिया अ बेटर लाइफ। ये आर्टिकल बेसिकली पॉल्यूशन के ऊपर है और इसके साथ एक और आर्टिकल मर्ज करके पढ़ेंगे, टाइडिंग ओवर। ये दिल्ली एयर पॉल्यूशन पे है। दोनों को मर्ज कर कर एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे जिसमें हम फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। दोनों चीज़ें कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है रेवेन्यू रिबाउंड। अक्टूबर के जो जीएसटी कलेक्शन है उसको समझेंगे, जीएसटी के बारे में समझेंगे, स्टैटिक जीएसटी क्या होता है वो भी, प्री एस्पेक्ट भी कवर करेंगे। लास्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है इंडिया स्टार्ट प्रोसेस टू अडॉप्ट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, वाई दिस इज़ सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे इस आर्टिकल में। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है कंटेंट तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है गिविंग द अर्बन इंडियन अ बेटर लाइफ। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो आर्टिकल है वो पॉल्यूशन के ऊपर है। इंडिया जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फेस करता है, स्पेशली विंटर टाइम में। अगर हम बात करें ओवरऑल पूरे इंडिया की तो एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी पुअर हो चुका है। पहले कोस्टल एरियाज़ में उतना पॉल्यूशन नहीं होता था, अब ऑलमोस्ट पूरा नॉर्दर्न इंडिया बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। इवन कोस्टल एरिया, कर्नाटक तक का कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। अगर मैप देखा जाए तो ये इस तरीके से जो एरिया है यह पूरा, यहाँ पर हवाएं बहुत ख़राब है। कुछ एरिया बस रह गया है जहाँ पर हवाएं अच्छी हैं, एक्सीलेंट है। बाकी पूरे एरिया की हवाएं देखें तो बहुत ज़्यादा इंडिया में ख़राब हो चुकी है और स्पेशली विंटर सीज़न में ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके कुछ नेचुरल कॉजेज़ भी हैं और कुछ एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ हैं, फैक्टर्स हैं। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट शिकागो की एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई थी जिसमें कहा गया था कि 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड में इंडिया की 39 सिटी है। मतलब 50 में से 39 सिटीज़ इंडिया की है जो कि मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में आती है। बहुत ज़्यादा इंडिया में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। जितनी ग्रोथ बढ़ रही है उतना ही एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो रहा है। तो बेसिकली जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन कहीं ज़्यादा है। अगर हम बात करें इसका डायरेक्टली अफेक्ट आपकी हेल्थ पे पड़ेगा। इंडिया की अगर हम बात करें लोगों की तो 5.3 ईयर्स उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है प्री मैच्योर डेथ होने के कारण। और अगर दिल्ली में रह रहे हो आप गलती से, जैसे कि मैं रह रहा हूँ, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 12 साल आपकी लाइफ जो है कम हो रही है। किसके कारण? एयर पॉल्यूशन के कारण। उसके अलावा भी बहुत सारी इश्यूज़ होते हैं जैसे कि बर्निंग आइज, इरिटेशन ऑफ नोज एंड थ्रोट, कफिंग, चोक ब्रीथ, अस्थमा, अपार्ट फ्रॉम कॉजिंग कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। ये सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। रिसेंटली मुंबई भी जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फेस कर रहा था और वहाँ पर जो पॉल्यूशन है वहाँ की एयर को क्या कहा गया था? डेथ बाय ब्रेथ। ठीक है, तो मीडिया ने इस तरीके से रिपोर्ट की थी, डेथ बाय ब्रेथ एयर यहाँ पर मुंबई में भी हो रहा है। तो पहले सिर्फ दिल्ली में हुआ करता, अब पूरे इंडिया में ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब इसके बारे में बात करेंगे कि क्या रीज़न्स हैं, अच्छे से समझेंगे एक एक रीज़न को। और ये पर्टिकुलर आर्टिकल दिल्ली के ऊपर आया है और ये वाला जो आर्टिकल है ये पूरे ओवरऑल इंडिया के लिए आया है। तो दोनों को हम लोग मर्ज कर कर पढ़ेंगे और एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। एनालाइज द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन एंड सजेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव देख लेंगे जो दिल्ली वाली गवर्नमेंट ने लिए हैं। ठीक, वो देख लेंगे और सॉल्यूशन की बात करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रीजंस क्या हैं। दिल्ली पॉल्यूशन के जो रीजंस हैं वही कॉमन रीजंस बाकी नॉर्थ रीजन के होंगे। कोस्टल के मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, मुंबई स्पेशली के हम लोग अलग से बात कर चुके हैं। एक आर्टिकल में आया था, मैंने आपको कहा भी था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मुंबई के ऊपर। मुंबई में पॉल्यूशन क्यों हो रहा है जबकि कोस्टल एरिया में एडवांटेज होता है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के कारण पॉल्यूशन ना होने का, और दिल्ली में वो एडवांटेज नहीं है, इसलिए दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन रीसेंट ईयर्स में लगभग पिछले 2 सालों में मुंबई और कोस्टल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है। उसके रीज़न के बारे में भी आप जो है मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्या है रीजंस फॉर दिल्ली पॉल्यूशन? स्टबल बर्निंग, लगभग 25% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, जो क्रॉप रेसिड्यू होते हैं इसको बोलते हैं पार्ली। ठीक है, तो जो क्रॉप रेसिड्यूज़ होते हैं
वो क्या करते हैं किसान जला देते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरी क्रॉप लगानी रहती है। एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप के बीच में गैप बहुत कम होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, इतनी सारी कटाई करने से बेहतर ये सोचते हैं कि इसे जला दिया जाए। ठीक है, तो ये हमारा पहला कारण होता है स्टबल बर्निंग। दूसरा जो बड़ा कारण है वो है विंड डायरेक्शन। मॉनसून क्या हो रहा है, पोस्ट मॉनसून, ठीक है, रिट्रीट होने के बाद जो विंड का डायरेक्शन है पहले ईस्टर्ली होता था, मतलब विंड ऐसे ऐसे मूव कर रही थी, ठीक है, ये इस तरीके से। अभी 28% विंड अभी ऐसे मूव करती है, ठीक, विंटर में पोस्ट मानसून, और 72% विंड नॉर्थ वेस्टर्ली विंड है। अब पंजाब में जितना जल रहा है पार्ली, वो सारा का सारा इस विंड के सहारे कहाँ पर आता है, दिल्ली में आता है। तो ब्रिंग डस्ट एंड स्मोक फ्रॉम पंजाब, ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेचुरल कॉज होगा ये सब। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है। विंटर में टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण ही पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, फंस जाते हैं एकदम अपने सरफेस वाली लेयर पे। टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जनरली क्या होता है हमारा, हम जब ऊपर जाते हैं हाइट के साथ टेम्परेचर कम होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एल्टीट्यूड में, है ना, तो हाइट के साथ टेम्परेचर गिरता है, ठीक। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो किस तरीके से होता है, ये कोल्ड एयर की एक, मान लो कि एक लेयर बन गई है ग्राउंड के पास में, और जैसे ही ऊपर थोड़ा जाओ तो वार्म एयर है। जनरली वार्म एयर, नॉर्मली क्या होता है, जो हमारी वार्म नीचे अगर वार्म एयर रहती है तो वो हल्की होती है और ऊपर की तरफ बढ़ती है, कोल्ड होती है, और इस तरीके से नीचे से ऊपर सारी एयर चली जाती है। तो पॉल्यूशन होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर पॉल्यूटेंट रहते भी हैं उस एयर में तो वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जैसे कि गर्मी में होता है। लेकिन ठंड में क्या होता है, ये सरफेस के कारण ये वाली जो लेयर है ना, यहाँ पर क्योंकि स्टिल लेयर एयर होती है, हवाएं नहीं चलती है, इसलिए यहाँ पर जो हवाएं हैं सरफेस में, ठंडी सरफेस होने के कारण ये ठंडी हो जाती है। अब जब ये ठंडी हो जाएंगी तो यहाँ पर जितने भी पॉल्यूटेंट हैं वो ऊपर की तरफ नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाएगा, ये मूव नहीं कर पाते हैं, ऊपर के साइड एकदम स्थिर रहती हैं और डिस्पर्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि हवाएं भी नहीं चल रही हैं। तो ये सारे जो पॉल्यूटेंट है वो सरफेस पे ही रहता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जो पॉल्यूटेंट है वो ट्रैप होने के कारण पॉल्यूशन फील होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है, स्पेशली PM2.5 और PM10, ठीक है। ये भी हम बात कर चुके हैं। पार्टिकुलेट मैटर के साइज़ की बात की जा रही है, डायमीटर की बात करिए, 2.5 × 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर, ठीक। ये बेसिकली इसका साइज़ होता है। जो भी कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ा देते हैं और बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो थर्ड रीज़न हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इन्वर्जन। फोर्थ है ड्राई एंड स्टिल एयर। यहाँ पर जितनी भी एयर होती है वो ड्राई रहती है विंटर टाइम पे। अगर रेनफॉल होगी तो वो जितना भी पॉल्यूटेंट्स हैं सब धुल जाएंगे। अगर हवाएं भी चल रही होगी, स्टिल एयर नहीं होगी, तो भी ये जो पॉल्यूटेंट हैं ये सारे के सारे मूव कर जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। और जनरली यही होता है, मुंबई में भी यही होता था लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के, मैंने आपको बताया था लैंड ब्रिज और सी ब्रिज से कैसे होता है, एक बार और सुनी लो, याद नहीं है तो, ठीक है। दिन में क्या होगा, डे टाइम में जो पानी है उसका जो है टेम्परेचर स्लोली बढ़ रहा होगा और लैंड का टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ेगा। तो यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, दिन में हाई से लो जाएगा, इसको बोलेंगे सी ब्रिज, और रात में लैंड से सी में जाता है, कहाँ पर हवाएं चलती है। तो इसी सर्कुलेशन के कारण, हवाओं का ये जो सर्कुलेशन हो रहा है, जिसके कारण जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, सी साइड में चले जाते हैं। इसलिए जो है मुंबई में इतना पॉल्यूशन नहीं होता था, पर अब ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है, इसलिए पॉल्यूशन बढ़ गया है, ये एडवांटेज भी ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्या है, व्हीकुलर एंड इंडस्ट्रियल एमिशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लगभग 25% कंट्रीब्यूशन अगर दिल्ली की बात करें पॉल्यूशन में, तो किससे हो रहा है, व्हीकुलर एमिशन से और इंडस्ट्रियल एमिशन से। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डस्ट स्टॉर्म, फायर क्रैकर एंड डोमेस्टिक बायोमास बर्निंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण वर्सन हो जाती है। पॉल्यूशन तो होता ही है, लेकिन इसके कारण चीज़ें और बढ़ जाती है। पुअर अर्बन प्लानिंग, श्रिंकेज ऑफ ग्रीन लंग ऑफ सिटीज़, फॉर एग्जांपल गार्डन, वाटर बॉडीज़ एटसेट्रा, दिस आर कॉमन कॉज, है ना। ये आप नॉर्मली भी लिख सकते हैं नॉर्मल पॉल्यूशन के लिए, ठीक। तो ये बेसिकली
हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे जिसको आप लिख सकते हैं किसमें, पॉल्यूशन के फैक्टर्स में। नेक्स्ट बात करते हैं, कोस्टल एरिया लाइक मुंबई ऑल्सो लॉस्ट एडवांटेज ऑफ बीइंग कोस्टल एंड फेस सीवियर पॉल्यूशन ड्यूरिंग अक्टूबर। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ मुंबई में क्यों हो रहा था, 3 रीजंस अलग अलग बताया था। ठीक है, तो वो वाला आर्टिकल आप एक बार फिर से रीड कर लीजिए, जाएंगे पीछे देखेंगे लिस्ट में तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मुंबई में भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है और इंडिया की बाकी सिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है। उसका कारण नेचुरल भी है और एंथ्रो भी है, दोनों ही कारण हैं। ठीक, एक्सपांशन ऑफ ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग एंड सिटीजन सेंट्रिक अर्बनाइजेशन आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रीजंस हो जाएंगे। एक्सपांशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डिंग बनाई जा रही है, रोड्स बनाई जा रही है, जिसके कारण अर्बन हीट आइलैंड फेनोमेना। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। अर्बन हीट आइलैंड फेनोमेना हो रही है, उसके कारण उसके अलावा भी प्रॉपर प्लानिंग नहीं की जा रही है ना, जितना भी कॉन्क्रिटाइजेशन हो गया है उसके कारण वाटर ड्रेनेज सिस्टम, ये सारे इश्यूज़ भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और इन सारे इश्यूज़ के कारण भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ रहा है। सिटीजन सेंट्रिक अर्बनाइजेशन नहीं हो रहा है, ये एकदम कॉमन वर्ड है, ये सारे आप लिख सकते हो। ठीक, अब लिखते हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है, स्पेशली दिल्ली गवर्नमेंट के। वाटर स्प्रिंकलर्स है ना, ऊपर से पानी छिड़का जा रहा है ताकि जो पॉल्यूटेंट है वो सेटल हो जाए, जो हवा में है वो ज़मीन पे जाके सेटल हो जाए। स्मोक टावर लगाए गए हैं ना, गौतम गंभीर ने रिसेंटली लगाया था, सीपी में लगाया गया, इसके अच्छे इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं। ये एयर प्यूरीफायर का काम कर रहा है, बहुत सारे लोग घर पे भी एयर प्यूरीफायर यूज़ कर रहे हैं ताकि पॉल्यूशन कम किया जा सके। HCNG एंड ई व्हीकल्स इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स रिसेंटली बसेस जो है बहुत सारी दिल्ली गवर्नमेंट ने खरीदी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, ई व्हीकल है। ईवी बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। HCNG का यूज़ किया जा रहा है, इससे भी पॉल्यूशन काफ़ी कम होगा। बायोडिकम्पोज़र जो कि पूसा इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया है, इसमें क्या होता है, स्प्रेइंग की जाती है जिससे जितने भी हमारे क्रॉप रेसिड्यूज़ हैं वो मर जाएं और उसे जलाने की ज़रूरत ना पड़े। ये दिल्ली सरकार फ्री में कर रही है। ठीक है, ये छिड़काव फ्री में दे रही है दिल्ली के आसपास के एरिया में। नेक्स्ट हो जाता है एंटी पॉल्यूशन कैंपेन, सरकार चला रही है दिल्ली, बाकी भी जगह आप ये सारी चीज़ें, आपकी ये सारे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है ना, इंडिया के लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ये आप जो है एक लाइन लिख सकते हैं। एंटी एयर पॉल्यूशन में क्या किया जा रहा है, फ्री ट्री ट्रांसप्लांटेशन किया जा रहा है, प्लांटेशन किया जा रहा है, इस तरीके की चीज़ें हो रही। ग्रीन दिल्ली ऐप में लोगों को कहा जा रहा है कि कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि गार्बेज जलाया जा रहा है या फिर बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है किसी जगह पे, बायोमास बर्निंग, तो आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं और वहाँ पर तुरंतली रोका जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पॉल्यूशन हॉटस्पॉट, PUC सर्टिफिकेशन, इन सारी चीज़ों को भी प्रमोट किया जा रहा है व्हीकुलर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। ऑड इवन डेज, ये सारी चीज़ें दिल्ली में होती रहती है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है इसको भी ऑल इंडिया लेवल पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। दिल्ली में ये बेसिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्या है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये बेसिकली अ सेट ऑफ एंटी एयर पॉल्यूशन मेजर्स है। द मोमेंट एयर क्वालिटी डिटोरिएट, ये इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। देयर आर 4 डिफरेंट सेट्स दैट गेट एक्टिवेटेड बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ एयर। सच अ मैकेनिज्म मस्ट बी अडॉप्टेड इन इंडियन सिटीज़, ऑल अदर इंडियन सिटीज़ एज वेल। ठीक है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें अलग अलग चीज़ें की जाती है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स, मान लो कि क्वालिटी पुअर है तो 2-4 रिस्पॉन्स जो है सरकार लेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑड इवन चालू कर सकती है, जितनी इंडस्ट्री चल रही है सब में जो है बैन लगा सकती है, कंस्ट्रक्शन में बैन लगा सकती है। ये सारी चीज़ें करती है सरकार, अलग अलग रिस्पॉन्स करती है। जैसे पॉल्यूशन बढ़ता है उसके अलग अलग स्टेप्स, टोटल 4 स्टेजेस में बांट लिया गया है। जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा अलग अलग जो है स्टेप ली जाएगी सरकार के द्वारा। सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, एक जो इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन है वो है कंजेशन चार्जेस। जब भी पीक आवर चल रहे हों तो जितने भी गाड़ियाँ उस रोड में चल रही हैं उनसे एक्स्ट्रा चार्ज लेना चाहिए, जिसको हम कंजेशन चार्जेस कहते हैं। इससे ट्रैफिक कंजेशन भी कम होगा और दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग यूज़ करने के लिए एनकरेज होंगे, मेट्रो यूज़ करेंगे या फिर बसेस यूज़ करेंगे। उसके साथ साथ हमें ये भी कोशिश करना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिल सके देश के दूसरे सिटीज़ में। ठीक है, कैप एंड ट्रेड फॉर इंडस्ट्रियल एमिशन। कैप एंड ट्रेड क्या होता है,
सबसे पहले कैपिंग कर दो कि कोई भी इंडस्ट्री सिर्फ इतना ही CO2 एमिट कर सकती है। अगर उससे कम वो CO2 एमिट कर रहे हैं तो दूसरी इंडस्ट्री को वो ट्रेड कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो कैप एंड ट्रेड बेसिकली क्या है, मार्केट तरीका है, मार्केट वे है जिसमें इंडस्ट्रियल एमिशन क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। मान लो कि कैप कर दिया सरकार ने कि 100 मिलियन टन इक्विवेलेंट CO2 एक इंडस्ट्री यूज़ कर सकती है, उससे ज़्यादा रिलीज़ नहीं कर सकती। किसी ने 90 किया, किसी ने 110 कर दिया, तो ये 90 वाला अपना 10 जो है मिलियन टन CO2 का जो सर्टिफिकेट होगा वो 110 वाले को बेचेगा। तो ये इसका, जिसने एक्स्ट्रा किया है, इसका कंपनसेशन हो जाएगा। इस तरीके से मार्केट तरीके से इंडस्ट्रियल एमिशन को कम किया जा सकता है। तीसरा, वर्टिकल गार्डन। दिल्ली में गार्डन बनाने की जगह नहीं है तो कम से कम वर्टिकल गार्डन बना लो, है ना, सुंदर भी दिखता है और बहुत ज़्यादा CO2 और पॉल्यूशन भी कम होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऑड इवन यूज़ कर ही रहे हैं बहुत टाइम से, और करना चाहिए बाकी जगहों में भी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को पूरा बैन कर देना चाहिए विंटर के महीने में, ठीक है। 4 महीने 3 महीने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बंद करने की ज़रूरत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लास्ट मिल कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके अलावा ग्रीन ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर को कम करने की ज़रूरत है। ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो नॉर्मल बिल्डिंग्स बन रही है, ग्रीन मतलब वाटर बॉडीज से रिलेटेड, ब्लू मतलब ट्रीज़ वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। तो ये वाटर बॉडीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें बनाने की ज़रूरत है सिटीज़ में। और ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का मतलब प्रॉपरली प्लांटेशन होना चाहिए, पार्क्स होने चाहिए, ग्रीन स्पेस होना चाहिए, अर्बन फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट भी होना चाहिए, अर्बन फॉरेस्ट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या करने की ज़रूरत है, डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि पॉल्यूशन से डील किया जा सके। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर हो जाएगा, आपका क्या क्या फैक्टर हैं, क्या क्या सरकार कर रही है और क्या चीज़ें की जानी चाहिए, ठीक है। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है रेवेन्यू रिबाउंड। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। GST कलेक्शन के ऊपर आर्टिकल है। ऑलरेडी GST कलेक्शन से रिलेटेड ट्रेंड्स के बारे में UPSC मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्री एस्पेक्ट भी कवर करेंगे, GST क्या है, थोड़ा GST के बारे में समझेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे। पहले भी मैं ऑलरेडी इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा GST एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर क्या होते हैं, जो शॉर्ट टर्म में डेटा जो शॉर्ट टर्म में इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं फॉर एस्टिमेटिंग द हेल्थ ऑफ इकॉनमी, ठीक है। तो हेल्थ ऑफ इकॉनमी को समझने के लिए कुछ डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे, मैक्सिमम 1 साल, ठीक है। 1 साल से ज़्यादा बड़ा इंडिकेटर नहीं होना चाहिए। 1 साल के अंदर में जो है हम जो भी इंडिकेटर यूज़ करते हैं इकॉनमी की हेल्थ के लिए, समझने के लिए इकॉनमी की हेल्थ कैसी है, उसे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर कहा जाता है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म इंडिकेटर होते हैं सारे के सारे। GST भी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। ये वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है, UPSC में रिसेंट ईयर में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, दूसरे एग्ज़ाम्स में, सिविल सर्विस में नहीं पूछा गया है, और इसलिए आपको 2024 में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। शुरू करते हैं आर्टिकल। पहले उससे पहले GST समझ लेते हैं क्या होता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जो भी कंज्यूमर जहाँ पर है, मुंबई में है तो मुंबई में टैक्स लगेगा, है ना, वो वहाँ की सरकार को टैक्स मिलेगा। अगर वो असम में है तो असम में जाके टैक्स जो कंज्यूमर होगा उसे पे करना होगा। तो ये डेस्टिनेशन है, जिस डेस्टिनेशन पे गुड्स फाइनली कंज्यूम किया जाएगा वहाँ पर टैक्स पे किया जाएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट है डुअल GST, सेंटर और स्टेट दोनों ही टैक्स लगा रही है, दोनों ही कलेक्शन कर रही है। थर्ड है रेट्स डिसाइडेड बाय GST काउंसिल। अंडर आर्टिकल 279 है। GST काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसमें 3/4 मेजॉरिटी से डिसाइड किया जाता है कि रेट्स कैसे होंगे कोई भी टैक्स के। टोटल मल्टीपल रेट हैं GST में, टोटल 5 रेट्स हैं, 0, 5, 12, 18, 28, ठीक है। ये 5 रेट हैं GST में। 90 to 98% जो है 0 से 5% में गुड्स आते हैं। जो लग्जरी गुड है वो 28% में है, जो सिन गुड है वो भी 28% में। सेस जो है जनरली नहीं लगाते हैं हम GST में, लेकिन सरकार ने कुछ साल के लिए सेस को अलाउ किया था क्योंकि स्टेट को कंपनसेशन करना था।
स्टेट को कंपनसेशन क्यों करना था? क्योंकि जीएसटी के कारण जो भी उनके लॉसेस होंगे, सरकार ने कहा था कि वो 5 साल तक के वो कंपनसेशन देगी स्टेट को। उसके लिए सरकार अलग से सेस लगा रही है, जो कि सिन गुड में होते हैं, फॉर एग्जांपल टोबैको प्रोडक्ट्स में या फिर अल्कोहल में। ठीक है, सॉरी, अल्कोहल में देखें तो अल्कोहल जीएसटी से बाहर है, पेट्रो प्रोडक्ट्स भी जीएसटी से बाहर हैं, एटीएफ भी जीएसटी से बाहर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं की गई है, इसे भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है। मल्टीपल रेट है, मल्टीपल रेट को भी धीरे धीरे क्या करने की ज़रूरत है, कम करने की ज़रूरत है और सिंगल रेट बनाने की ज़रूरत है। जीएसटी से हो क्या रहा है, वन नेशन वन मार्केट बन रहा है। ठीक है, अब पूरे देश में एक ही तरह के टैक्स रेट हैं और प्राइस गुड्स की जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि टैक्स डबल टैक्सेशन नहीं लग रहा है, कास्केडिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, एक जगह सेंटर ने लगाया टैक्स, फिर उसी गुड्स में स्टेट ने लगाया, डबल डबल टैक्सेशन हो रहा था, गुड्स के प्राइसेस वैल्यू बहुत बढ़ रहे थे, नुकसान कंज्यूमर को हो रहा था। अब वो नुकसान नहीं हो रहा है, कंज्यूमर सरप्लस बढ़ गया है। तो ये सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं हमारे यहाँ। जो कॉस्ट है, इन्फ्लेशन है, वो भी जीएसटी के कारण कम हो गया है, क्योंकि टैक्सेशन भी कम हो गए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा जीएसटी के बारे में। अब शुरू करते हैं जीएसटी कलेक्शन से रिलेटेड जो आर्टिकल है। ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू हिट देयर सेकंड हाईएस्ट मंथली टैली इन अक्टूबर एट अ लिटिल ओवर 1.72 लाख। ठीक है, तो ये 1.72 लाख जो है सितंबर के जितने ट्रांजैक्शन हैं उसका एस्टिमेट अक्टूबर में किया गया है और अक्टूबर में ये आया है। इसका मतलब जितना भी सितंबर में ट्रांजैक्शन हुए हैं वो कितने हैं, 1.72 लाख जो है करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है और ये सेकंड हाईएस्ट है अभी तक का एक मंथ में कलेक्शन जब से जीएसटी लागू हुआ है। ठीक है, जो पुराने ट्रेंड हैं, लॉन्ग और शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स, उसको ये ब्रेक करता दिख रहा है। उसके रीजंस क्या हैं समझेंगे अभी। टू स्टार्ट विथ दे रिफ्लेक्ट अ 13.4% अपटिक ओवर द लास्ट ईयर की टी एंड द हाईएस्ट सो फार इन 2023। 2023 की बात करें तो 2023 में सबसे ज़्यादा 1.72 लाख किसी भी महीने में अभी तक का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन है जीएसटी का। और पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो 13.4% जो है ग्रो किया है पिछले साल सितंबर के एस्टीमेट से। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या करें, चेक करें तो 13.4% ये ग्रो किया है। मोर ओवर इट रिवर्सेज अ परसिस्टेंट डिक्सेलरेशन इन revenue growth seen through the second quarter of this financial year. From an average growth of 11.5% between April and June, the rise in GST revenue had slowed to 10.6 between July and September. ठीक है, तो बेसिकली पिछले 2 क्वार्टर का भी इसने रिवर्स किया है। जो ग्रोथ हो रही थी रेवेन्यू कलेक्शन में वो अप्रैल से बात करें, अप्रैल से जून तक के तो 11.5% से ग्रो कर रहा था। नेक्स्ट अगर क्वार्टर की बात करें जुलाई और सितंबर की, तो जो ग्रोथ है वो 10.6 से हो रही थी। तो पहले 11 से हो रहा था, अब 10 से हो रहा है। तो ग्रोथ हो रही है लेकिन स्लो रेट से हो रही है। इसको भी इसने रिवर्स किया है, इस ट्रेंड को भी। अब रीज़न समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये अक्टूबर रेवेन्यू है, लेकिन जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सितंबर में होंगे। इसलिए ये कह देना कि ये फेस्टिवल महीने के कारण हो रहा है, ये गलत होगा। फेस्टिवल मंथ अक्टूबर है, ठीक है, नवरात्रा अक्टूबर में है। उसके बाद बाकी चीज़ें भी कहाँ है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में सारे फेस्टिवल सीज़न हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सितंबर का है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये फेस्टिवल के कारण हो रहा है। ये कहना पूरी तरीके से गलत होगा। Experts believe the Revenue Department continuing crackdown on non-compliant and a September 30 deadline for settling any dispute that may have arisen since GST regime launch in 2017 also played a role. तो बेसिकली जो एक्सपर्ट का मानना है वो क्या है, पहला रीज़न है कि जो भी क्रैकडाउन किया जा रहा है, जो कंप्लाइंट नहीं कर रहे हैं, जीएसटी इवेजन कर रहे हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है हमारे ऑफिसर्स के द्वारा। उसके कारण कलेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पहला। दूसरा, एमनेस्टी स्कीम चालू की गई थी, ठीक है, उसमें क्या कहा गया था, जितने भी जीएसटी रिलेटेड और जीएसटी के पहले से लागू करने के पहले टैक्सेशन वाले जो भी इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं एमनेस्टी स्कीम के थ्रू। आप लोग आइए, डिस्प्यूट रिजॉल्व कीजिए। और ये प्रॉपरली डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की जो डेट थी 30 सितंबर वो लास्ट थी, और इसी के कारण बहुत सारे लोग सामने आए होंगे और ये डिस्प्यूट रिजॉल्व किया होगा 30 सितंबर के पहले, जिसके कारण जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। हाउएवर देयर इज़ सम इंडिकेशन ऑफ रिकवरी इन डोमेस्टिक डिमांड।
इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिक डिमांड है उसमें भी रिकवरी हो रही है। ठीक है, डोमेस्टिक डिमांड में रिकवरी, ये सब क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है जो कि क्या बता रहा है कि जो हमारी इकॉनमी है वो बेहतर हो रही है क्योंकि कलेक्शन बेहतर हो रहे हैं, है ना। जितना कलेक्शन होगा इसका मतलब जो आउटपुट है गुड्स एंड सर्विसेज वो भी प्रोड्यूस हो रहे होंगे, तभी तो उसे एक्सपेंडिचर या बेचा जा रहा होगा, तो जीएसटी भी बढ़ रही है। इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं। While revenue from the domestic transaction and services import grew 13%, the revenue growth from imports that the finance ministry did not explicitly disclose was sharper at 13.94%. बेसिकली जो imports हैं उससे जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है और जो कि चिंता का विषय। ठीक है, डोमेस्टिक भी जो है जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन इंपोर्ट से जो कस्टम मिल रहा है या जीएसटी टैक्स मिल रहे हैं वो बेसिकली ज़्यादा बढ़ रहा है तेज़ी से। उससे नुकसान क्या है, जो इंपोर्ट आने वाली चीज़ें हैं वो लग्जरी गुड होंगे, और लग्जरी गुड हैं इसका मतलब कुछ ही लोग जो है बुला रहे हैं और डिमांड सिर्फ रिच लोगों से हो रही है और रिच बहुत कम है। ओवरऑल डोमेस्टिक डिमांड इतनी नहीं बढ़ रही है, स्पेशली रूरल एरिया की बात की जाए तो रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा डिमांड कम हो गई है। रीसेंट हमने बहुत सारी जो है इस सर्वे जो आए हैं उसमें भी ये सारी चीज़ों की बात की गई है। मनरेगा में जो है बहुत ज़्यादा क्या बढ़ गया है, मनरेगा में रजिस्ट्रेशन बढ़ गया है, लोग काम मनरेगा में कर रहे हैं, तो ये जो रूरल डिस्ट्रेस चल रहा है उसकी हम बहुत बार बात कर चुके हैं। तो ओवरऑल रूरल डिमांड कम है, ओवरऑल इंडिया में डिमांड कम है, सिर्फ कुछ लोग जो है डिमांड कर रहे हैं वो भी इंपोर्ट आइटम की, उसके कारण जो है ये कस्टम जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया है। तो ये अच्छी भी बात है थोड़ी, और थोड़ी ख़राब बात भी है, क्योंकि सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा तो सरकार वेलफेयर कर सकती है ना, रूरल एरिया के लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए काम कर सकती है। ठीक, अ न्यू एमनेस्टी स्कीम टू सेटल अ लिमिटेड सेट ऑफ जीएसटी डिमांड अनवील्ड लास्ट वीक फॉर टैक्स पेयर हु फेल टू अपील देम इन टाइम में ऑल्सो बोस्टर द किटी एज इट मैंडेट। ठीक है, तो वही एमनेस्टी स्कीम की बात की गई है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रीजंस हो जाएंगे जिसके कारण जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है। यही हमारा क्या है, आर्टिकल है। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। हमारा लास्ट आर्टिकल है इंडिया स्टार्ट प्रोसेस टू अडॉप्ट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, वाई दिस इज़ सिग्निफिकेंट। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, GS3 डिफेंस से रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, प्री के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी होता क्या है ये समझना ज़रूरी है, अभी तक की क्यों नहीं आई थी ये भी समझेंगे, इसके पहले क्या अटैम्प्ट किए गए थे ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो सारे एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट है। शुरू करते हैं आर्टिकल। आफ्टर ईयर्स ऑफ डेलिब्रेशन इन द मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, इंडिया हैज़ किक स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। काफ़ी समय से जो है मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में ये डेलिब्रेशन हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है कि इंडिया में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को लाना चाहिए, और फाइनली वो प्रोसेस शुरू हो चुकी है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट इज कोलेटिंग इनपुट्स फ्रॉम सेवरल सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। तो बेसिकली NSCS सारे डिपार्टमेंट से इनपुट ले रही है और टुगेदर एक ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रही है, इससे पहले कि वो कैबिनेट से फाइनल अप्रूवल ले। द एग्जैक्ट टाइमलाइन ऑफ व्हेन द स्ट्रेटेजी वुड बी रेडी इज येट टू बी नोन, इवन एज मल्टीपल मिनिस्ट्रीज हैव ऑलरेडी सेंड देयर इनपुट्स टू NSCS। कब बनेगी इसकी टाइमलाइन अभी हमें नहीं पता है, लेकिन बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ ने अपने अपने इनपुट दे दिए हैं। अब शुरू करते हैं। व्हाट इज़ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, क्या होता है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो बेसिकली एक वाइट पेपर बोल सकते हैं या फिर एक डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं जिसमें इंडिया क्या डिसाइड करेगा कि उसकी सिक्योरिटी की प्रायोरिटी क्या है, क्या गोल है, क्या वो अचीव करना चाहता है, क्या थ्रेट है, ये सारी चीज़ें एक जो है डॉक्यूमेंट में, एक पेपर में लेके आएंगे और बताएंगे लोगों को कि ये हमारे आने वाले समय में सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ रहेगी। शुरू करते हैं। अ नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट आउटलाइन द कंट्री सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव एंड द वेज टू अचीव देम। ठीक, तो ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम प्रॉपरली क्या करेंगे, जैसे प्लान था 5 ईयर प्लान, एक डॉक्यूमेंट था और उसे कैसे अचीव कर रहे थे इकॉनमी ग्रोथ को अचीव करने के लिए, वैसे ही सिक्योरिटी इंडिया में अचीव करने के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल सरकार क्या करेगी उसके लिए वो प्लान लेके आ रही है और उसे कैसे अचीव किए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं और उसे अचीव करने के तरीके। अपडेटेड पीरियडिकली इट डिफाइन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट। तो सबसे पहले तो ये
पीरियडिकली अपडेट होगी। और क्या डिफाइन करेगी, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज़ वाइल इंट्रोड्यूसिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर एजेंसी टास्क विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या क्या करेगी, सबसे पहले तो ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी उसमें डिफाइन की जाएगी। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाएगी, जिस जैसे एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, फॉर एग्जांपल सीबीआई हो गया, एनएसए हो गया, ये सारी जो भी एजेंसीज़ हैं, एक्सटर्नल एजेंसीज़ हैं, सीआईबी हो गया, रॉ हो गया, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंश्योर की जाएगी। इन अ नटशेल, नेशनल सिक्योरिटी strategy would guide the military as well as critical defense and security reforms, providing a holistic view of overall national security and threat and the roadmap to address them। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम नटशेल में बात करें तो जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है वो मिलिट्री को गाइड करेगी और क्रिटिकल डिफेंस और सिक्योरिटी रिफॉर्म को भी क्या करेगी, एड्रेस करेगी। बेसिकली ये सिक्योरिटी स्ट्रेटजी से ही जितने भी डिफेंस रिफॉर्म हैं इससे फ़्लो करना चाहिए। यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, हमें ये अचीव करना है। उसको अचीव करने के लिए क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, डिफेंस रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, मिलिट्री रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें कहाँ से आनी चाहिए, इसी डॉक्यूमेंट से फ़्लो करने की ज़रूरत है। ये हमारा क्या हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। ठीक, अब विच कंट्री हैव नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, ऑलमोस्ट सारी कंट्री के पास है। यूएस का है, यूके है, रशिया है, ये सारी अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पब्लिश करते हैं हर साल। ठीक है, हर 2-3 सालों में कम से कम ये पब्लिश होती है। इवन चाइना की है, इवन पाकिस्तान की भी है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है 2022-26, जिसमें उनके नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव और प्रायोरिटीज़ एरिया मेंशन किए गए हैं। अभी तक के जो है इंडिया ने क्यों नहीं किया, पहले काफ़ी एफर्ट किया है, लगभग 3 अटैम्प्ट पहले भी कर चुके हैं मिलिट्री साइड से कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लेकिन बेसिकली पॉलिटिकल लेवल पर काफ़ी हेजिटेशन रहा है। तो पिछले 3 अटैम्प्ट फेल हो गए हैं, लेकिन अब सरकार जो है काफ़ी सीरियस है इसको लेकर। और पहले जो स्ट्रेटजिक कम्युनिटी थी उसके बहुत ज़्यादा डाइवर्जिंग व्यूज़ थे, अलग अलग व्यूज़ थे, लैक ऑफ कोहेसिवनेस थी, इसलिए जो है ये चीज़ें पहले नहीं लेके आ पाए। लेकिन अब जो है सरकार काफ़ी सीरियस है और इसे लाने की कोशिश कर रही है। होपफुली ये आर्टिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। इम्पॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए, ठीक है, और प्री के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप अपने डिफेंस रिफॉर्म में ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। थैंक यू, एन्जॉय योर डे, है ना। और कोई भी इशू आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।